May that 3, 2023 apada ichen kompiu may leiten uki sate thachimit na igamigu la pidi ti lunggel ahin nei na chungchun wa ahin ta sovin Manipur government to ki thuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igamigu la pidi lunggel ahin nei जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। पहली खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। दरअसल मणिपुर से एक और वीडियो वायरल हुआ जहां पर कुछ कुकी जो से जुड़े आतंकी संगठन हथियार में वेपन लेकर माइते को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि असम राइफल कहां है, कहां है वो असम राइफल जो ये दावा करती है कि हम नॉर्थ ईस्ट के रखवाले हैं, कहां है वो मणिपुर की पुलिस, कहां है इंडियन आर्मी और क्यों इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। कौन इजाजत दे रहा है कि इस प्रकार से खुलेआम वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि कई लोगों के खिलाफ असम राइफल ने, मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार हैं। ये पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद कमेंट्स करके अपनी राय लास्ट में जरूर दीजिएगा कि क्यों इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। May that 3, 2023 apada ichen kompiu may leiten uki sate thachimit na igamigu la pidi ti lunggel ahin nei na chungchun wa ahin ta sovin Manipur government to ki thuin may leiten yum na chiwa ini lowa halin ithaduvin irebuvin igamigu la pidi lunggel ahin nei। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। असम राइफल ने मिजोरम के जोकाबधर में भारत म्यांमार सीमा के पास से 24.36 करोड़ रुपए मूल्य की 8.122 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन टैबलेट जब्त की हैं। लालछन हलमा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि आए दिन हम इस प्रकार की खबरें देख रहे हैं कि इतनी ड्रग्स बरामद हुई, इतनी ड्रग्स बरामद हुई, लेकिन वो बड़ी मछली कौन है जो अभी भी असम राइफल के, मणिपुर पुलिस के काबू में नहीं आई है। उस बड़ी मछली पर चोट करना बहुत जरूरी है ताकि ये जो ड्रग का रैकेट है इसे तोड़ा जा सके। हमारे गांव की सुनीता पत्नी अशोक ग्राम सभा की भूमि पर और अवैध कब्जा कर रहे थे। इसके बाद इन लोगों की शिकायत कर मैंने सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया तो इन्होंने सीओ ऑफिस बड़ौत के पीछे एक मकान खरीदकर सीओ बड़ौत को किराए पर रहने के लिए दे दिया। इसके बाद इन्होंने पुलिस के साथ गांठ कर मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसा कर। दोस्तों, एक और इंडियन आर्मी के जवान का वीडियो वायरल हुआ है जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ही उनको फंसाने की साजिश रच रही है। वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बॉर्डर पर बैठे हैं देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन पीछे से उनके घर वालों को तंग किया जा रहा है। पुलिस उन्हें और उनके परिवार को फंसाने की साजिश रच रही है। वो पूरा वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मामला क्या है, बड़ौत का है। बावली के रहने वाले सेना के एक जवान ने आरोप लगाया है कि अवैध कब्जे के एक मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया और उनको कोतवाली से ही जमानत दे दी गई, जबकि मुकदमा दर्ज करने और जमानत देने के समय वह अपनी ड्यूटी पर थे। इस मामले के साक्ष्य उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए हैं। बावली गांव के रहने वाले सेना के जवान कपिल तोमर ने बताया कि उनकी सरोज की याचिका पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज हुआ है। उनकी मां ने 1 फरवरी 2021 को अदालत में याचिका दायर कर बताया था कि गांव की ही सुनीता से विवाद के चलते पुलिस मिलीभगत से उनके बेटे अमित को उठा ले गई। आरोप है कि 12 जनवरी 2021 को पुलिस कांस्टेबल उनके घर आए और 14 जनवरी को खेत जाते समय अमित को उठा लिया। सरोज का कहना है कि बेटे को 19 जनवरी तक थाने में अवैध रूप से रखा गया और एनकाउंटर की धमकी दी गई। बाद में चोरी के फर्जी मुकदमे में चालान कर दिया गया। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। 16 सितंबर को न्यायाधीश
रत्नम श्रीवास्तव ने तत्काल थाना प्रभारी अजय शर्मा सहित 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हमारे गांव की सुनीता पत्नी अशोक ग्राम सभा की भूमि पर और अवैध कब्जा कर रहे थे। इसके बाद इन लोगों की शिकायत कर मैंने सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाया, तो इन्होंने सीओ ऑफिस बड़ौत के पीछे एक मकान खरीदकर सीओ बड़ौत को किराए पर रहने के लिए दे दिया। इसके बाद इन्होंने पुलिस के साथ गांठ कर मेरे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज दिया और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत हमने की, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मेरी माता ने न्यायालय बागपत में इन पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, तो इन लोगों ने मेरी पत्नी को बोला कि अगर तुम्हारा पति छुट्टी आएगा तो उसे भी झूठे मुकदमे में फंसाकर उसका इनकाउंटर कर देंगे। मैं 2013 से 2021 से 2023 तक अपने परिवार से मिलने भी नहीं जा सका। मैं 3 साल छुट्टी नहीं गया, तो मेरे छुट्टी पर न जाने के बावजूद इन लोगों ने मेरे ऊपर एक अवैध कब्जे का मुकदमा दर्ज कर मुझे थाने से ही झूठे मुकदमे में बेल दे दी और चार्जशीट कोर्ट में लगाकर और मुझे अपराधी बना दिया। इन लोगों के कारण मैं अपने परिवार से मिलने के लिए भी नहीं आ सकता। ये लोग मुझे लगातार जान से मारने की धमकी देते आ रहे हैं, जिससे मैं और मेरा परिवार और की जान को खतरा है। कृपया हमारी मदद कीजिए, मुझे और मेरे परिवार को इन लोगों से चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बड़ौत से मैंने 2 या 3 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि भारतीय सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जो इस मामले में जानकारी निकलकर सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। पहले पता चला था कि ये पूरा लव मैरिज से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन जिन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है वो लड़की के ही भाई निकले हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले ही हत्या के मामले में का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भारतीय सेना के जवान अखिलेश दोस्तों कल हाथरस से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई थी, जहां पर दिन दहाड़े एक फौजी की हत्या कर दी इस्तेमाल की गई कार। अब इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है वो और भी चौंकाने वाली है। पूरा मामला डिटेल से आपको बताता हूं, क्योंकि लव मैरिज से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। सेना के जवान आगरा अलीगढ़ हाईवे पर सादाबाद और हाथरस के बीच गुरुवार दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फौजी अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फौजी की बहन ने गांव के ही 10 नामजद और पकड़ा गया है 2-3 अज्ञात लोगों पर अभियोग दर्ज कराया है। हत्यारोपित फौजी की पत्नी के रिश्तेदार इनका कहना है जो प्रेम विवाह के चलते फौजी से रंजिश मानते थे। इधर जम्मू से लौटकर आए उनके पिता देवेंद्र सिंह बेटे के शव को देखकर फवक उठे। उन्होंने मांग की है कि हत्या आरोपियों के पूछताछ में आरोपियों ने बुलडोजर चलाया जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए। लव मैरिज की इससे सामाजिक उनकी बदनामी हो रही थी। सादाबाद के गांव समदपुर निवासी देवेंद्र सिंह सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं। की योजना बनाई। उनके इकलौते बेटे 28 वर्षीय अखिलेश कुमार भारतीय सेना की 509 बटालियन आगरा में इंजीनियर कोर में तैनात हैं। परसों दिनांक 5/2/2026 को जनपद हाथरस के थाना सादाबाद में चंद्रा फार्म हाउस के पास अखिलेश नामक व्यक्ति की कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी। अखिलेश भारतीय सेना के जो वर्कशॉप है आगरा स्थित, उसमें एमटी सेक्शन में वहाँ पे नियुक्त थे। घटना के अनावरण हेतु तथा साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। एसओजी स्वाट सभी को इसमें नियोजित किया गया। नेक्स्ट 24 आवर्स में 2 नामजद अभियुक्त बॉबी एवं राजा को गिरफ्तार किया गया है। उनको माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे एवं घटना में ही प्रयुक्त जो इको कार थी उसे भी बरामद किया जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें निरंतर प्रयासरत हैं। उन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 2 अहम इशू हैं जिनके ऊपर बातचीत मैंने आपके साथ करनी थी। पहले मैं चाइना को लेकर आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा।
जनरल झांग को कहा जा रहा है कि उनको भी शी जिनपिंग ने हटा दिया है। इससे पहले हमने देखा कि उनके जो विदेश मंत्री थे उनको भी हटा दिया था, फिर जो रक्षा मंत्री थे उनको हटा दिया था, रॉकेट फोर्स के जो कमांडर थे उनको भी हटा दिया था, ली शांगफू जो रक्षा मंत्री थे उनको भी हटाया। क्या कुछ चाइना में चल रहा है? क्या जो शी जिनपिंग को अपने कमांडरों पे भरोसा नहीं रहा है, या वो ऐसी फौज चाहते हैं कमांडरों की जो उन्हें लगे कि उनके प्रति वफादार हैं, या जो उनको चुनौती देता नजर आए उसको वो हटा रहे हैं, या वाकई में चाइनीज आर्मी के अंदर भ्रष्टाचार है और वो आर्मी कमांडर तक जो है, चीफ तक जो है, वो अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट भेज दे रहे हैं डॉलर के लिए? देखो, असली में क्या है कम ही निकलता है जी, क्योंकि चीन एक ज्यादा क्लोज सोसाइटी है। पर एक बात है, जब इतने लार्ज लेवल के ऊपर आप लोगों को निकाल रहे हो, और खास तौर पे जो आपने लेटेस्ट 2 लोगों को निकाला है जिनको आपने ही चुना है, उनको रिटायर हो जाना था कुछ साल पहले, अभी 70 प्लस है, 60 प्लस के ऊपर रिटायर हो जाते हैं, पर आपने ऊपर जी जिनपिंग ने ही उनको कुर्सी पे रखा था। कारण क्या था कि वो उनके ऊपर पूरा भरोसा करते थे। पर साथ में एक बात और हमें याद करनी चाहिए, जी जिनपिंग हो, स्टालिन हो, कहीं भी कोई डिक्टेटर हो, उसे सबसे बड़ा खतरा है कि मेरे को कोई निकालेगा। इन देशों में निकालने वाली की हिम्मत किसके पास है? आर्म्ड फोर्सेस के पास है। और उसलिए ये लोग ये चाहते हैं कि अगर कहीं से भी रूमर निकले, कहीं से भी बात फैले कि इनके खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है, जी, वो ग्रुप तोड़ना जरूरी है। दूसरी बात, जो टॉप लीडरशिप है, जो कंट्रोल करती है, उनके अंदर ये डर रहना चाहिए कि कभी भी हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है। और ये डर का माहौल तभी रहेगा जब आप रेगुलरली लोगों को निकालते रहो। और इन कंट्रीज में आप चाहे रशिया ले लो स्टालिन के टाइम, या अभी चाइना ले लो, या पहले हिटलर के टाइम ले लो, आपको टॉप पीपल वो चाहिए जो आपके लिए लॉयल हो, प्रोफेशनलिज्म नहीं। ओके। अब उसके बाद कहानियां फैलने लग जाती हैं, इन्होंने न्यूक्लियर सीक्रेट बेचा, इन्होंने ये किया, करप्शन किया। अगर करप्शन किया तो इस उम्र तक रहेंगे क्या? अभी ही करप्शन निकला है। और अगर अभी तक सीएमसी में थे, जी के साथ रहे हैं, उन्हीं के साथ हुए हैं पिछले 10-12 साल जब जी कुर्सी में है, क्या करप्शन अब निकला है? तो ये सब कहानियां हैं जो निकलती हैं, इनके ऊपर भरोसा कम है। मेन कंसर्न ये है कि कितना जी जिनपिंग के ऊपर ही अपने लोगों पे डाउट है। और अगर अपने ही कॉन्फिडेंट पे डाउट है तो कल किसी को भी निकाल देंगे। अब इनके पास तो पूरी आर्मी का कंट्रोल था, बहुत रिस्पेक्टेड थे आर्म फोर्सेस के अंदर। अब तो ये निकले हैं चंद हफ्तों के अंदर, जो इनके सपोर्टर्स हैं वो भी पूरा ग्रुप निकलेगा। ये पर्च खत्म नहीं हुआ है, ओके, पर्च शुरू हुआ है, अब टॉप निकला है। अब हो सकता है कि कोई नीचे हो, इनके निकालने के ऊपर बदला ले सकता है। बिल्कुल सर। वो पूरी हायरार्की निकलेगी और एक नई खड़ी होगी। तो इनके साथ क्या होता है कि प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है, लॉयल्टी के ऊपर जोर ज्यादा दिया जाता है। और जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे नीचे की लेवल के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर सीनियर लीडर्स अपना ज्यादा समय जी को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उनके साथ लॉयल है। वो ये नहीं दिखाएंगे कि हम कितने प्रोफेशनल हैं। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है सर। लेकिन जिस वक्त ये चीजें उस वक्त हो रही हैं जिस वक्त ताइवान के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ चाइना की टेंशन बढ़ रही है, हिंदुस्तान के साथ टेंशन बरकरार है, कितना दम हम चाइनीज आर्मी में देखें, पोस्टरिंग बहुत अच्छी होती है, वीडियो बहुत अच्छे बनाए जाते हैं,
और कह सकते हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी चाइनीज आर्मी करती है चीजों की, लेकिन दम कितना है जब सेना के अधिकारी या सेना इस प्रकार के जब भ्रष्टाचार का सामना कर रही है या उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो क्या वो शी जिनपिंग के लिए लड़ेंगे या चाइनीज के लिए लड़ेंगे? कैसे आप देख रहे हैं सर? देखो, जहां तक चाइनीज आर्मी है, जी जिनपिंग बहुत क्लियर है, ओके, लॉयल्टी होगी सीसीपी की, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हमारी इंडियन आर्मी या बाकी जो डेमोक्रेटिक आर्मीज हैं, हम जब ओथ लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का ओथ लेते हैं। जी, चाइनीज आर्मी ओथ लेती है सीसीपी को प्रोटेक्ट करने की, यानी कि इंश्योर करने के लिए कि कम्युनिस्ट पार्टी पावर में रहे। वो चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को ओथ नहीं देती। ओके, फर्क है। दूसरी बात, नीचे लेवल, बटालियन ब्रिगेड लेवल के ऊपर इतना कोई फर्क है नहीं। ट्रेनिंग उनकी नॉर्मल होगी, सारा कुछ नॉर्मल होगा। जो उनके सीनियर लेवल है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, जो एस्पायरिंग है 3 स्टार बनने के लिए, चिंता वहां पे है। वहां पे जैसे मैं पहले बोल रहा था, प्रोफेशनलिज्म के ऊपर कम इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, इन देशों के अंदर, खास तौर पे जहां पे कम्युनिस्ट देश हैं या जहां पे सिंगल पार्टी हेड है जी, और उसके अपने लॉयलिस्ट हैं, अगर आपको राइज करना है तो आपको अपने आप को एक लॉयलिस्ट के साथ अटैच करना है। और जब तक वो लॉयलिस्ट जी का है और वो राइज कर रहा है, तो आपका भी राइज है। जहां पे वो हट गया, आपका खतरा है। तो अभी तक जो वहां पे का सिस्टम ही अलग है। जी, वीडियोस आपको दिख रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग। फर्क इतना है कि किसी ने ऑथेंटिकेट नहीं किया। एग्री, कहां से बने हैं, किस प्रकार बने हैं, जो सोल्जर के अंदर जो उसकी फाइटिंग स्पिरिट है, क्या है, कितनी है, वो अलग है। जी, वो हम बहुत देख चुके हैं। जहां तक ये 3, 4, 5 अभी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले 20, 30, 10, 15 साल में। ओके सर, ये एक बात। पर जहां तक प्रोफेशनलिज्म है, हर आदमी अपने अपने बैक पे देख रहा है कि कोई आया तो नहीं मेरे को पकड़ने के लिए। तो ओके, अगर ये एटमॉस्फेयर है सीनियर लीडरशिप का, जी, अब बस एक सवाल, जी क्या स्टेटस होगी और क्या कैपेबिलिटी होगी। सर, जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने संसद में उठे और 4 स्टार डेस्टिनी, हमारे पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे सर की वो किताब जो अभी तक पब्लिश नहीं हो पाई है, उसके कुछ कारवान मैगजीन में के हवाले से उन्होंने कुछ चीजें कोड करनी चाहिए कि उस वक्त क्या कुछ हो रहा था। MM नरवणे सर क्या कुछ दिल्ली से परमिशन चाह रहे थे, लेकिन परमिशन नहीं मिल रही थी। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि एक आर्मी चीफ की किताब लगभग 3 साल हो गए मेरे ख्याल से, अभी तक उसको पब्लिश करने की परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसा उसमें क्या खास है? एक पॉइंट है। और दूसरा, जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, क्या वो कहना चाह रहे थे, क्या वो हवाला देना चाह रहे थे, जिससे हम देख रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह, सब आग बबूला हो गए कि नहीं आप चुप कर जाइए, आप ये नहीं बोल सकते। ऐसा क्या हुआ था सर 31 अगस्त को 2020 में? देखिए राजेश जी, ये अगर हम बात करें कि तकरीबन ये नहीं 3 साल नहीं हुए, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है जब उन्होंने अपनी ये बुक सबमिट की थी। पेंगुइन पब्लिकेशन के थ्रू उसको पब्लिश करना चाहते थे, बट वो प्रोटोकॉल वाइज दिस हैज टू बी क्लियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वहां पे भिजवा दी। अभी पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की, जब तक आप कोई बुक जो है क्लियर नहीं होगी पब्लिकेशन के लिए, आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्टांस है कि उसके अंदर कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हो सकती हैं, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं अगर वो कंप्रोमाइज कर रही है तो उस बुक को पब्लिश नहीं होने देते थे वो लोग। अभी इसके अंदर क्या है कि
और इसका एक और भी तरीका है कि मान लीजिए कुछ पोर्शन जो है उसके चैप्टर है, कुछ पैराज है, उसको ये भी बोला जा सकता है कि आप इनको अमेंड कीजिए या डिलीट कीजिए। लेकिन इस केस के अंदर अभी तक वो कोई चीज खुल के सामने नहीं है, ये ना ही जनरल नरवाने ने बोला है कि उन्होंने उनको क्यों रोक के रखा हुआ है। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो कुछ बुक्स जो है लगातार पब्लिश हो रही हैं। बिल्कुल सर। अभी अगर हम उस दिन की बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं 31 अगस्त, जिसके अंदर राहुल गांधी ने ये सवाल उठाने की कोशिश की थी और उसको रोका गया, पार्लियामेंट के जो नियम हैं, परंपराएं हैं, कायदे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात है कि जनरल नरवाने ने उनके जो सब छपे हैं, कुछ उनकी किताब के हिस्से जो कैरेवा मैगजीन में आए हैं, वो बात करते हैं कि 31 को जब उनको आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड से ये खबर मिली कि दुश्मन के जो 4 टैंक हैं और उसके साथ इन्फेंट्री सपोर्टेड है, वो कैलाश रिज की तरफ आ रहे थे, रिचलना पास की तरफ जी। अभी लद्दाख के अंदर अभी तक जो प्रोटोकॉल वाइज जो हमारे एग्रीमेंट है उनके पास, कॉन्फिडेंसिंग मिले और बिल्डिंग मेजर एंड सो ऑन, उसके अंदर नो फायर पॉलिसी थी। उसकी अपनी एक वजह थी और आपने देखा जब हमारे 20 जवान वहां पे शहीद हुए थे और चाइना के शायद 40 से ज्यादा लोग मरे थे, उस समय गोली नहीं चली थी जी। वो आपने डंडे लेके उसके ऊपर तारे लगा के, नेल लगा के, सो दे वर स्टिकिंग टू दैट नो फायर पॉलिसी। अभी जब ये 4 टैंक की खबर आर्मी कमांडर के थ्रू जनरल नरवाने को मिलती है तो वो ये कहते हैं कि आप हमें बताइए। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया, डोभाल को फोन किया होगा, सीडीएस को फोन किया कि आप मेरे लिए क्या हुक्म है ये बताइए। और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद जब राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री से बात की तो प्रधानमंत्री का जो डिसीजन था वो ये था कि जो आप उचित समझते हैं कीजिए। मतलब प्रधानमंत्री ने कोई नेगेटिव डिसीजन नहीं दिया था, बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, आप ग्राउंड को मॉनिटर कर रहे हैं, तो मैं आपको एंटाइटल करता हूं कि जो आप उचित समझता कीजिए, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सही डिसीजन दिया। इसी केस को अगर आप रिलेट करके देखें नाथुला में, जब चोला और नाथुला में 1967 में जनरल सगत ने, उनको 3 दिन तक किसी ने परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप ही आरडी का फाइल खोल दिया था। तो ये जो डिसीजन है ये लीडर का या कमांडर का ऑन ग्राउंड डिसीजन है और उसके लिए तो मोदी जी ने उनको इजाजत दे दी थी कि आप कीजिए। तो कहीं भी हम ये नहीं ठहरा सकते कि जनरल नरवाने अगर कोई अच्छा लीडर होता, अच्छा सोल्जर होता, तो वो डिसीजन ले लेता, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ने उसकी इजाजत दे दी है। लेकिन अभी वो जंग में जाने जैसा नहीं होता सर कि, क्योंकि मैं भी उसके अंश पढ़ रहा था कारवां के, मैंने बहुत डिटेल से कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ, तो उसमें सीधे तौर पे नरवाने सर ये कहते हैं कि ये मेरे पे छोड़ दिया गया कि क्या जंग में जाना है नहीं जाना है, ये आर्मी चीफ थोड़ी डिसाइड करता है, तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है। रक्षा मंत्री डिसाइड करेंगे, वो गृह मंत्री डिसाइड करेंगे, वो प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे कि देश को जंग में जाना है नहीं जाना है। कमांडर ऑन द स्पॉट अगर उसको रोका नहीं गया है, देखिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी होती है। अगर हम कारगिल की बात करें, वहां बड़ा क्लियर डिसीजन था कि एलओसी आप पार नहीं करेंगे। इस केस में जब चाइना ने वो नो फायर एग्रीमेंट वायलेट कर दिया, उनके टैंक्स जो है वो आपकी टेरिटरी में, जिसको वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल रहे हैं, और आपको ऊपर से डिसीजन मेकिंग की जो आपको पावर है वो दे दी गई है फ्रॉम द टॉप मैन ऑफ द कंट्री, तो व्हाई यू शुड हेजिटेट। अगर मैं वहां पे होता तो मैं तो बिल्कुल फायर खोलता, बिकॉज वो मीडियम आर्टी हमारी तैयार थी, क्योंकि वो जिम्मेवारी जब मेरे को दे दी गई कि आप डिसीजन लीजिए, तो मेरे को डिसीजन लेना चाहिए ना। तो जनरल नरवाने साहब भी बोल रहे हैं कि हॉट पोटैटो, ठीक है जी, आपके हाथ में हॉट पोटैटो दे दिया, आपको डिसीजन मिल गया कि जो आप व्हाटएवर यू डीम इज एप्रोप्रिएट कीजिए। उससे ज्यादा एक कमांडर को क्या चाहिए, एक लीडर को, खासकर फौजी लीडर को। और जनरल सगत ने जब ये फायर खोला था तब उनको तो किसी ने इजाजत भी नहीं दी थी। उन्होंने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, बिकॉज इनकी 3 दिन तक कुछ जवाब नहीं आया था, और उसके बाद उनका जो इनिशिएटिव था, डिसीजन था, दैट्स हाउ द जनरल मस्ट बिहेव। कुछ फर्क होता है ना राजेश जी, जब आप आर्मी कमांड कर रहे हैं तो कुछ डिसीजन आपको मौके पे लेने पड़ते हैं, और ये अभी गवर्नमेंट उसको क्यों चर्चा नहीं होने दे रही है, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रहा है। उसके अंदर
क्या जो है, क्या इमेज है, मेरे ख्याल में कहीं प्राइम मिनिस्टर की इमेज जो है वो अफेक्ट नहीं हो रही है। आपने इससे दूर में मैं थोड़ा और आगे जाना चाहूंगा। जैसे 1971 का वॉर था, सैम मानेकशॉ सर उस वक्त थे और इंदिरा गांधी थी, तो वॉर में जाने का डिसीजन इंदिरा प्रधानमंत्री का था, प्रेसिडेंट का था, रक्षा मंत्री का था। वहां पे मानेकशॉ सर का डिसीजन थोड़ी था कि देश को जंग में जाना नहीं जाना, वो तो पॉलिटिकल विल डिसाइड करेगी ना। देखिए दैट इज हाइपोथेटिकल। आर्मी को अगर कुछ उसमें कुछ भी हो जाता तो आप तो जनरल साहब पे डाल देते कि भाई ये तो आपका डिसीजन था जंग में जाने का। Who is going to accept it? अगर हम 71 की बात करते हैं तो जब मानेकशॉ इंदिरा जी के पास गए थे, इंदिरा जी चाहती थी उनको कि अप्रैल मई में आप अटैक कर दीजिए। उन्होंने मना किया कि अगर मैं अप्रैल मई में आपके कहने से अटैक करता हूं तो आई कैन एंश्योर यू दैट दिस विल बी फेल्ड ऑपरेशन। तो उन्होंने वो डिसीजन लिया था कि मेरे को आप छोड़ दीजिए, मैं करूंगा अपने हिसाब से। इस केस में भी मान लीजिए अगर नरवाने साहब चाहते कि मीडियम पार्टी को खोला जाए तो उसकी कोई ये जरूरी नहीं कि ये फुल फ्लेज्ड वॉर में एस्केलेट होता। वो तो थैंक गॉड द सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। कि हुआ कैसा, जब हमारे टैंक वहां तकरीबन 200-300 गज उनके जो 4 टैंक थे आगे थे, हमारा एक स्क्वाड्रन मूव कर गया। और जब उन्होंने देखा है कि 4 की जगह 14 टैंक वहां पे खड़े हो गए हैं और भारत का जो रिजॉल्व है, तो उस समय अगर टैंक एक भी टैंक फायर कर देता तो चीजें हो जानी थी। उसके बाद लड़ाई होती है, होने दीजिए। तो ये जो सारा हम बात करते हैं कि कमांडर ऑन द स्पॉट, देखिए हमने यंगस्टर डे से आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करता। जब आप कमीशन अफसर बनते हैं और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं बीइंग द कमांडर ऑन द स्पॉट। वो गलत होते हैं, सही होते हैं, ये आप ऊपर के ऊपर छोड़ दीजिए। वही बात आ गई आखिर में कि चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। आने देते, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट जब था, अगर कुछ उसमें ऐसा नहीं है तो बुक को पब्लिश होने दीजिए फिर। एग्जैक्टली। तो या तो आप उनको बोलिए कि भाई इसको आप अमेंड कीजिए। तो जनरल नरवाने इज द राइट पर्सन हु कैन आंसर इट कि भाई इसके अंदर क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है। बाकी किताबें धड़ाधड़ पब्लिश हो रही हैं, आप इसको क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि कुछ चीजें जो है वो सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है, ऑपरेशन डिटेल के साथ रिलेटेड, उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो नरवाने साहब भी तो नहीं बोल रहे हैं ना। मैं आपको क्या बता रहा था कि जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट, जब मेरे को शौर्य चक्र मिला जी, तो जो डिसीजन मैंने लिया वो ऑन स्पॉट डिसीजन था। अगर वो गलत हो गया तो शायद मैं कोर्ट मार्शल हो जाता, लेकिन वो गलत नहीं हुआ भगवान की दया से। तो उसके एवज में मेरे को शौर्य चक्र मिल गया। लेकिन कमांडर ऑन द स्पॉट अगर वो डिसाइसिव नहीं है, लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजन, गुड बैड और अगली, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बट आप पीछे छुप के नहीं बैठ सकते। दिस इज माय पर्सनल थॉट अबाउट इट, बीइंग ए लीडर इन द आर्मी। बाकी तो आप छोड़िए। लेकिन जो अभी कारगिल में आपने देखा कि किसी ने स्पून फीडिंग नहीं की थी लड़कों को, यंगस्टर खुद गए थे आगे, विक्रम बत्रा एंड ऑल। अभी उनका स्पून सीओ थोड़ा स्पून फीड करेगा, आप ये कीजिए वो कीजिए। आपकी एक लड़ाई चल रही है, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, आपके पास ट्रेनिंग है, आपके पास लीडरशिप है, पीपल विल फॉलो यू। चलिए, लेकिन जब 4 स्टार डेस्टिनी आएगी, जब पढ़ेंगे तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि कुछ तो ऐसा है जिस कारण एक किताब पब्लिश नहीं हो पा रही है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी पब्लिश होगी। ये नहीं तो रिजीम चेंज होगी तब पब्लिश होगी, लेकिन होगी जरूर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कन्वेंस पठानी। ओके राजीव, थैंक यू सर, जय हिंद, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। भारतीय सेना को जल्द ही नई पिनाका रेजिमेंट मिलने वाली है। यह पिनाका 120 किलोमीटर तक फायर कर सकेगी। पिनाका 3 यानी कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, और इसकी खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला पश्चिम मोर्चे पर भारत की लंबी दूरी स्टिक और बड़े पैमाने पर हमले की क्षमता को एक नया रूप देगा। यह सिस्टम कम लागत में ज्यादा असरदार हमला करने की ताकत रखता है, जिससे पारंपरिक गाइडेड मिसाइलों की तुलना में खर्च और नुकसान का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाता है। अगर पिनाका 3 की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन के ज्यादा अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है।
पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स, कमांड हब इस दायरे में आ जाते हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अहम इलाके शामिल हैं। और सबसे अहम लॉन्ग रेंज गाइडेड इन रॉकेट्स जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है, इनको पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। इसके लिए किसी नए लॉन्चर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 12 रॉकेट रखने वाला नया कैनिस्टर लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम को जल्दी सेना में शामिल किया जा सकेगा, बल्कि रखरखाव और संचालन की लागत भी काफी कम रहेगी। इस हथियार की असली ताकत इसकी कम लागत है। एक गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत उसे रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से काफी कम होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट छोड़े जाएं तो दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए कहीं ज्यादा महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारतीय सेना को इस हथियार को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में पिनाका रॉकेट का मजबूत उत्पादन ढांचा मौजूद है। फिलहाल देश में करीब 5000 पिनाका रॉकेट प्रति माह बनाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षमता 10,000 रॉकेट प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कितने रॉकेट अगर एक साथ पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे तो कितने छेद होंगे, शायद पाकिस्तानियों को गिनते गिनते पूरा 1 साल लग जाएगा।